नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत अध्यापक कृष्णमूर्ति यादव अनन्या अकादमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्याहार की व्युत्पत्ति, प्रत्याहार की परिभाषा एवं प्रत्याहार संज्ञा, विधायक संज्ञक सूत्र। इन तीन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। अगली जो हमारी मित्रों टॉपिक होगी वो आपके प्रत्याहार के बहुत सारे उदाहरणों से हम आपको बताएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, या कौन से वर्ण इस प्रत्याहार में आएंगे या कौन सा वर्ण इस प्रत्याहार में नहीं आएंगे, या हमारी अगली वीडियो मित्रों होगी। परंतु उसके पहले आप ये जानिए कि प्रत्याहार की व्युत्पत्ति क्या है, अर्थात प्रत्याहार शब्द बना किससे है, कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, इत्यादि की चर्चा पहले हम लोग ये करेंगे। उसके उपरांत हम करेंगे उसकी परिभाषा पर, उसकी डेफिनेशन पर, उसके कथन पर कि ये कैसी परिभाषा है, कैसा कैसा अगर कहता है, कैसे हम जाने कि परिभाषा के अंतर्गत कौन सी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है। उसके उपरांत हम जानेंगे कि प्रत्याहार संज्ञक सूत्र, अर्थात प्रत्याहार करने वाला कौन सा सूत्र है। मित्रों, इन तीन टॉपिक से आपके एग्जाम में एक ना एक सवाल जरूर आता है, अतः यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्रत्याहार की व्युत्पत्ति। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रत्याहार की व्युत्पत्ति। हम पढ़ेंगे प्रत्याहार के विषय में, उसके उपरांत व्युत्पत्ति, अर्थात प्रत्याहार की व्युत्पत्ति क्या है। ये आपसे सवाल हो सकता है मित्रों कि प्रत्याहार शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, किनके योग से प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है और कौन सी धातु है, इत्यादि की चर्चा व्युत्पत्ति में कर देखते हैं। प्रत्याहार शब्द मित्रों प्रति, आंग, ह्री और घ, अर्थात प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, प्रति, आंग, ह्री, घ, अर्थात प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, हिनी धातु और घई प्रत्यय है। यदि आपसे मित्रों एग्जाम में पूछे कि प्रत्याहार में कौन सी धातु है, तो आपको क्या टिक करना है, ह्री धातु टिक करना है। प्रत्याहार शब्द में कौन सी धातु है, ह्री हरड़े धातु है मित्रों। उसके बाद यदि पूछे कि प्रत्याहार में निम्न में से कौन सी धातु है, निम्न में से कौन सी धातु है, तो आपको क्या टिक करना है, घय। कौन सा प्रत्यय है, घय प्रत्यय है मित्रों। और घय प्रत्यांत शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, अर्थात यह जिस धातु में लगेगा उससे बना हुआ शब्द आपका पुल्लिंग में होगा। किस लिंग में होगा, पुल्लिंग में हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्याहार शब्द में घय प्रत्यय है, तब प्रत्याहार शब्द किस लिंग में है, पुल्लिंग में है। किस लिंग में है, पुल्लिंग में है मित्रों। फिर आपसे सवाल हो सकता है कि प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति और आंग उपसर्ग है। प्रति और आंग, अर्थात दो उपसर्गों का प्रयोग है। अर्थात प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्गों का प्रयोग है, दो उपसर्गों का प्रयोग है। वह दोनों उपसर्ग हैं आपके प्रति और आंग। उसके उपरांत यह आपकी धातु है। क्या है,
धातु है, वर्ब है, आपकी क्रिया है। ये आपका क्या है? ये आपका प्रत्यय है। तो इस प्रकार से प्रत्यांग उपसर्ग हिनी धातु और घय प्रत्यय के योग से प्रत्याहार शब्द का निर्माण होता है। तो मैं आशा करता हूं यदि प्रत्याहार की व्युत्पत्ति से सवाल आएगा तो आपका प्रत्येक सवाल सही होगा। यदि पूछे प्रति आंग ह्री घय से क्या बनता है तो आपको बताना है प्रत्याहार। 4 ऑप्शन में रहेगा, जहां होगा प्रत्याहार आपको प्रत्याहार टिक करना है। यदि पूछे कि प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ए ऑप्शन में प्रति, बी ऑप्शन में आंग, सी ऑप्शन में उपरोक्त दोनों, तो आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। फिर आपसे पूछे कि प्रत्याहार शब्द में धातु बताइए तो आपको हिनी टिक करना है। क्या? हिनी टिक करना है। यदि पूछे प्रत्याहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आपको घय प्रत्यय टिक करना है। जैसा कि घय प्रत्यय नित्य अर्थात 100% पुल्लिंग में होता है, अर्थात प्रत्यय और धातु के योग से जो शब्द बनेगा वह आपका पुल्लिंग में होगा। इस प्रकार से प्रत्याहार शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग में है मित्रों। उसके उपरांत आपको पढ़ना है परिभाषा। क्या पढ़ना है? परिभाषा। अर्थात हम देखेंगे कि प्रत्याहार का लक्षण क्या है, प्रत्याहार की परिभाषा क्या है, किसे प्रत्याहार कहते हैं। तो मित्रों इसकी संस्कृत कारिका लिखिए। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप यन्ते वर्णाः यत्र सा प्रत्याहारः। ये प्रत्याहार की आपकी संस्कृत कारिका है मित्रों। इससे ये है आपका प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा प्रत्याहार। मित्रों यह लाइन आपके एग्जाम में कभी पूछ सकता है ऐसे दे करके कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है? 4 ऑप्शन में रहेगा प्रत्याहार, संधि, समास, कारक। तो आपको यहाँ क्या फिल कर देना है? यहाँ पर आपको प्रत्याहार क्या फिल करना है? प्रत्याहार। अर्थात प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहारः। क्या टिक करना है? प्रत्याहारः। ये आपकी संस्कृत की लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, यहाँ हटा देता है। अब पूछेगा प्रत्याह्रियन्ते डॉट डॉट वर्णा यस्सा प्रत्याहारा, अर्थात यहाँ पर आपको क्या फिल करना है? संक्षिप्यन्ते। क्या? संक्षिप्यन्ते। इस प्रकार अर्थात यह लाइन आपकी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस लाइन को अर्थात प्रत्याहार की परिभाषा संस्कृत की लाइन को कंठस्थ करना, अधिगम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अतः इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसकी हिंदी आप लिख लीजिएगा, वर्णों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। वर्णों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वर्ण को संक्षिप्त कर देते हैं, शॉर्टकट में कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं कि प्रत्याहार है। क्या है?
प्रत्याहार है। जैसे महेश सूत्र का प्रथम सूत्र है आ ई ऊड़ अयूण है, इसी को हम शॉर्टकट में अर्थात आदि वर्ण ले लेंगे और अंतिम वर्ण ले लेंगे। अर्थात जैसे आपका आ ई ऊड़, यह आपका प्रथम सूत्र है महेश सूत्र का। यदि हम इसे प्रत्याहार बनाएं तब आदि वर्ण और अंतिम वर्ण, अर्थात हम इत संज्ञक के पहले कोई भी वर्ण ले सकते हैं। आपका इत संज्ञक वर्ण अड़ा है। क्या है? अड़ा है। इस प्रकार से हम सामान्यतः इसके पहले कोई भी वर्ण ले सकते हैं, परंतु कंडीशन है कि पाणिनि जी जहाँ जहाँ लिए हैं वहीं वहीं आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि आप स्वेच्छा से उड़ बना दीजिए, ऐसा नहीं है स्वेच्छा से ईड़ बना दीजिए। ऐसा पाणिनि जी नहीं बनाए हैं। जितना बनाए हैं अर्थात अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहार बनाए हैं, तो 42 प्रत्याहार को ही आपको बनाना है। आप ऐसा नहीं है कि स्वेच्छा से 1000 प्रत्याहार बना दीजिए, ऐसा नहीं है। बनाने को नव्य वैयाकरणों ने लगभग 307 प्रत्याहार बनाए हैं, लेकिन वह प्रमाणिक नहीं है, प्रयोग में इसीलिए नहीं है। तो आचार्य पाणिनि जी ने यहाँ पर कहा है कि वर्णों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 वर्ण हैं, इसको हम शॉर्टकट में अर्थात संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे? आड़। क्या लिख दें? आड़। अब देखिए हमको यहाँ पर आ ई ऊड़ अधिक समय का प्रयोग करना पड़ा, अधिक बल का प्रयोग करना पड़ा, अधिक मानसिक चेष्टा का प्रयोग करना पड़ा, परंतु हम शॉर्टकट में कह दिए अण। अब बताइए, इससे कम समय इसमें लगा, इससे कम बल इसमें लगा, इससे कम चेष्टा इसमें लगा कि नहीं, अर्थात संक्षिप्त हुआ कि नहीं, संक्षेपीकरण हुआ कि नहीं। तो संक्षेपीकरण आपका अण हो गया, आपका प्रत्याहार बना अण प्रत्याहार। क्या बन गया? अण प्रत्याहार। तो अर्थात हम इत संज्ञक के पहले कोई भी वर्ण ले करके हम प्रत्याहार बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आचार्य पाणिनि जी ने 42 प्रत्याहार बनाया है, तो 42 को आपको देखना पड़ेगा कि आचार्य पाणिनि जी ने वह कौन कौन से 42 प्रत्याहार बनाए हैं। उन्हीं को हमको पढ़ना है, उन्हीं को जानना है, उन्हीं को बनाना है। हम स्वेच्छा से नहीं बना सकते कि हम इत संज्ञक के पहले कोई भी वर्ण लेकर के बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम उड़ नहीं बना सकते हैं, ईड़ नहीं बना सकते हैं। आचार्य पाणिनि जी ने यहाँ से यहाँ अर्थात अण प्रत्याहार बनाया है, अर्थात अण प्रत्याहार बनाया है, तब हम अण प्रत्याहार बनाएंगे, हम उण प्रत्याहार नहीं बनाएंगे, क्योंकि आचार्य पाणिनि जी ने अण प्रत्याहार नहीं बनाया है। हम इण प्रत्याहार नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि आचार्य पाणिनि जी ने 42 प्रत्याहार में यह प्रत्याहार नहीं बनाया है। तो यही मित्रों कहने का हमारा आशय है कि वर्णों के संक्षेपीकरण को हम प्रत्याहार कहते हैं। जैसे समानतः लौकिक उदाहरण में आप समझिए, जैसे डॉक्टर को हम संक्षेपीकरण में DR लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? DR। अब वह डॉक्टर का संक्षिप्त रूप हुआ कि नहीं? कम बल प्रयोग करना पड़ा, कम टाइम का प्रयोग करना पड़ा। तो अतः DOCTOR ऐसा ना बोल करके हम DR लिख देते हैं, DR बोल देते हैं, तो वह डॉक्टर हो जाता है। हम पंडित को हम PT बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? PT
पीटी लिख देते हैं तो समझने वाला, जानने वाला, शिक्षित व्यक्ति यह जान जाता है कि पीटी का मतलब पंडित होता है, डीआर का मतलब डॉक्टर होता है। अर्थात वर्णों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। अब आपका पीटी, डॉक्टर, अड़, अक, अच, उप इत्यादि जितने भी वर्ण बनेंगे इससे संक्षेपीकरण से, वह सभी प्रत्याहार कहलाएंगे। मित्रों, मैं आशा करता हूं यह परिभाषा आपको समझ में आई होगी। और अगला हम पढ़ते हैं मित्रों, प्रत्याहार संज्ञक सूत्र। क्या पढ़ेंगे? प्रत्याहार संज्ञक सूत्र। संज्ञक सूत्र अर्थात कौन सा सूत्र है जो दो वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। प्रत्याहार बोलता है कि यह दो वर्ण मिलकर के प्रत्याहार होते हैं। ऐसा कौन सा सूत्र है? यह आपके एग्जाम में बहुत बार आया है मित्रों और बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात आप ये सीखेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनता है, कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है। यह हम निम्न सूत्र से देखेंगे अभी। प्रत्याहार संज्ञक सूत्र मित्रों लिखिए, आदि रंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, यह आपका सूत्र जो है मित्रों प्रत्याहार संज्ञक सूत्र है, अथवा प्रत्याहार संज्ञा बोधक सूत्र है, अथवा प्रत्याहार संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। जो भी आप जैसा समझिए इसके नाम है मित्रों। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रत्याहार संज्ञक सूत्र निम्न में से बताइए, तो आपको टिक करना चाहिए आदिरंतेन सहेता। क्या टिक करना चाहिए? आदिरंतेन सहेता। अकः सवर्णे नहीं टिक करना है, अदेंग गुणा नहीं टिक करना है। आपको प्रत्याहार संज्ञक यदि सूत्र पूछ रहा है तो जिस चार ऑप्शन में आपको आदिरंतेन सहायता दिखे मित्रों, उसी को आपको टिक करना है। वही आपका प्रत्याहार संज्ञक सूत्र है। अब इसको हम कैसे और सरल कर सकते हैं? आदिरंतेन सहायता, इसको हम विच्छेद अवस्था में इसको हम लिख सकते हैं जिससे आप समझ सकें। आदि ही अंतेन सह इता। क्या है? इता है। अर्थात आदिरंतेन सहायता का विच्छेद अवस्था में हम इसको करेंगे तो आदि अंतेन सह इता। अब इससे, इस सूत्र से ये सूत्र सरल हो गया, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अभी इसकी हिंदी देखिए मित्रों। अर्थात अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण यहां इसके ऊपर लिख लीजिएगा मित्रों। रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखे, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। इसकी परिभाषा लिखिए। आदिरंतेन सहायता का क्या सूत्र है?
रंतेन सहेता। इसकी हिंदी लिख लीजिएगा, अर्थात अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण मध्य के वर्णों का और अपना भी बोध कराता है अथवा बोधक होता है। बोधक होता है। इस प्रत्याहार संज्ञक सूत्र का हिंदी क्या है मित्रों? जब हम इसको अनुवाद करेंगे हिंदी में तब यह हो जाएगा, अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण। महेश्वर सूत्र का आदि वर्ण मध्य के वर्णों का और अपना भी आदि वर्ण, और अपना भी अर्थात महेश्वर सूत्र का आदि वर्ण भी अपना भी बोधक होता है, अर्थात ज्ञापक होता है, अर्थात अपने को उसी प्रत्याहार में काउंटिंग कराता है मित्रों। जैसे मान लीजिए आपका ये है, जैसे है आ ई ओ ड़, यह आपका जैसा जानते हैं ये महेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र है। महेश्वर सूत्र 14 सूत्र है, 14 सूत्र में ये आपका प्रथम सूत्र है। अब देखिए ये परिभाषा क्या कहता है, अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ, यहां तक देखिए अंत अर्थात ये वाला कह रहा है, यही है आपका अंत्य। तो अंत इत संज्ञक अर्थात यह इत संज्ञक वर्ण है, अंत भी है। उच्चरित आदि वर्ण, कौन सा? अर्थात ये वाला वर्ण, ये वाला वर्ण आदि वर्ण मध्य के वर्णों का। अब देखिए ये मध्य वर्ण है, ई और उ क्या है? मध्य वर्ण है। मध्य वर्णों का और अपना का मतलब आदि वर्ण, अपना का मतलब आदि भी बोधक होता है। अर्थात जब हम लिखेंगे अण, क्या लिखेंगे? अण, प्रत्याहार बन जाएगा आपका अण। कैसे बना? अंत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित माने लिखना, बोलना। तो अंत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण, तो हमने महेश्वर सूत्र का आदि वर्ण लिया, उसके बाद अंतिम वर्ण लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को मिला दिया, तो आपका बन गया अण। अब अण कह देने से आपका यह वाला वर्ण इत संज्ञक वर्ण, हलंत वर्ण प्रत्याहार काउंट करते समय, अर्थात यदि पूछे कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं तो आपको हलंत वर्णों को छोड़ देना है, बाकी इत संज्ञक अर्थात हलंत के पहले जितने भी वर्ण हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। अब देखिए यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं तो आपको 1 2 3 कितना टिक करना है? 3 टिक करना है। अण प्रत्याहार में 3 वर्ण हैं। आपको अड़ा को काउंट नहीं करना है, अड़ा वर्ण का हम काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसको आचार्य पाणिनि जी ने हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा कर दी है। अब व्याकरण शास्त्र में जिन जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उन वर्णों की तत्सलोपः सूत्र से लोप हो जाता है, अर्थात हट जाता है।
अब जब यहाँ इसकी इत संज्ञा हो गई और लोप हो गया, आप अर्थात ये यहाँ पे है ही नहीं है, तो आप कैसे काउंट करेंगे? तो आपको केवल 1 2 3 कितना टिक करना है? अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 3 टिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि अण प्रत्याहार में निम्न में से कौन सा वर्ण आता है? निम्न में से कौन सा वर्ण आता है? यदि रहेगा आ तो टिक करिएगा क्योंकि आ अण प्रत्याहार में आएगा। यदि रहेगा ई तो टिक कर दीजिएगा क्योंकि अण प्रत्याहार में आएगा। यदि रहेगा ऊ तो टिक कर दीजिए ऊ को क्योंकि अण प्रत्याहार में आता है। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछ सकता है कि अण प्रत्याहार में निम्न में से कौन सा वर्ण आता है? तो ये तीनों वर्ण आते हैं। फिर आपसे नेगेटिव में पूछ सकता है कि निम्न में से अण प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। अण प्रत्याहार का वर्ण नहीं है तो आपका ऑप्शन रहेगा आ ई उ री। तो आपको क्या टिक करना है? री को टिक करना है क्योंकि री आपके अण प्रत्याहार में नहीं आता है। ये इस प्रकार से आपके प्रत्याहार से 3 टाइप के सवाल पूछता है। 3 प्रकार से सवाल आपसे करता है कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, इस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, अथवा इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है। मित्रों, मैं आशा करता हूं यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब और सारा प्रैक्टिस अर्थात हम और प्रत्याहार के विषय में हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे मित्रों कि कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है। ये तो मात्र आपकी पारिभाषिक शब्दावलियाँ थी और ये कुछ परिभाषा थी जो कि प्रत्याहार से थी और बड़ा ही महत्वपूर्ण थी। मित्रों, हम अगली क्लास पे आपसे बहुत सारे प्रत्याहार के विषय में चर्चा करेंगे कि प्रत्याहार कैसे हम बनाएं, कैसे जाने कि इस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, कैसे हम जाने कि इस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है, इत्यादि की चर्चा, बहुत सारे प्रत्याहारों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। लेकिन तब तक जो हम यह व्युत्पत्ति, परिभाषा और प्रत्याहार संज्ञक सूत्र हमने आपको बताया मित्रों, इसको आप अच्छे से अधिगम कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए मित्रों। बस आज की क्लास मित्रों यही तक। हम अगले क्लास में बहुत सारे प्रत्याहार के उदाहरणों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।